पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, आज खबरों के लिहाज से एक इंतहाई अहम दिन है और अगर बड़ी सियासी खबरों की बात की जाए तो मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब आज बाकायदा तौर पर एहतसाब अदालत से इश्तिहारी डिक्लेयर हो गए हैं और उनके दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी हो गए। अब इश्तिहारी होने के बाद जो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी वो क्या है? मुल्क के एक साबिक सदर उनके हवाले से फ़र्द जुर्म उन पर आयद कर दी गई है। मुल्क के एक और साबिक वज़ीर आज़म उन पर भी फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। और जिन मुकदमात में ये हुआ, ये मुकदमात की नौयत ऐसी है कि तोशा खाना जहाँ पे तोहफे तहफ़ जमा करवाए जाते हैं, वहाँ से इन्होंने कुछ तोहफे तहफ़ लिए थे और किस तरह से लिए थे वो कहानी है और वो रेफरेंस इस वक्त एहतसाब अदालत में चल रहा है जिसमें ये कार्रवाई हुई। कल एक और अहम दिन भी है इस हवाले से कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनके केस की समाअत है और लास्ट हियरिंग में अगर मुझे सही तरह से याद पड़ता है तो ये कहा गया था कि नवाज शरीफ साहब अदालत के सामने सरेंडर करें, नहीं तो फिर जो अगला स्टेप है वो लिया जाएगा और अगला स्टेप वकला के मुताबिक उनको इश्तिहारी डिक्लेयर करने की कार्रवाई के हवाले से। और अभी अगर टाइम देखा जाए तो अब से 2 घंटे के बाद तकरीबन सिर्फ 2 घंटे रह जाते हैं कि सरेंडर किया जाए। आज की तारीख में अगली तारीख कल से शुरू हो रही है, लेकिन जो आज उनके वकला की जानिब से मेडिकल रिपोर्ट जमा करवाई गई इससे बड़ा वाज़े है, बल्कि बहुत से लोगों को तो पहले ही वाज़े था, हमें भी वाज़े था। हम आपको पहले बता चुके थे कि मियां नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आएंगे, सरेंडर नहीं करेंगे। अब उसमें डिलेइंग टैक्टिक कौन सी इस्तेमाल होनी है, वकला कौन सा नया उज़र तलाश करते हैं, तो वो आज 2 अदद लेटर्स आ गए और वही पुराने डॉक्टर लॉरेंस जो कि मियां नवाज शरीफ साहब के डॉक्टर हैं उनका ख़त भी आज था और साथ एक अमरीका का ख़त भी इस हवाले से साथ लगाया गया। अदालती कार्रवाई इस हवाले से कल मुतवक्को है। अब वो देखते हैं कि अदालती कार्रवाई में वकला आगे क्या बताते हैं। इस हवाले से नाज़रीन थोड़ी तफसील से भी बात करेंगे क्योंकि एहतसाब के अमल पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने काफ़ी सारे सवालात उठाए हैं। कुछ वज़ीर आज़म के SAPMs जो हैं, स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर, उनके हवाले से भी उन्होंने सवालात उठाए। वो क्या सवालात हैं उस पर भी बात करेंगे और इन मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो वज़ीर आज़म के मुशीर बराए दाखिला बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का। मिनिस्टर साहब के हवाले से भी सवालात उठाए, बिलावल ने कोशिश करेंगे कि इनसे भी उनका जवाब लें। इससे पहले कि नाज़रीन तोशा खाना केस पे भी मैं आऊँ, लेकिन आज एक और अहम डेवलपमेंट हुई कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई और आज का कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया जो है वो इस हवाले से काफ़ी सिग्निफिकेंट है कि एक तो इसमें जो गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज़ हैं, ख़ास तौर पे कोविड के हवाले से है, लोकस की सिचुएशन के हवाले से, उस हवाले से भी डिस्कशन हुई और मुल्क में दीगर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उस पर तसल्ली का इजहार किया गया और इसे कहा गया कि ये पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रही हैं, मुस्बत डेवलपमेंट्स हो रही हैं। इजहार इत्मीनान किया गया कि सारे इंडिकेटर्स जो हैं पॉजिटिव आ रहे हैं। साथ साथ लाइन ऑफ कंट्रोल का भी जिक्र हुआ नाज़रीन, और लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो भारत इस वक्त वायलेशंस कर रहा है, सीज फायर वायलेशंस की, उस हवाले से काफ़ी कंसर्न है। मकबूजा कश्मीर में जो भारत ह्यूमन राइट्स वायलेशंस कर रहा है उस हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है। जो अफगानिस्तान की एक सिचुएशन बदलने जा रही है उस हवाले से भी चीज़ें डिस्कस हुई हैं और जो अफगानिस्तान में चीज़ें हो रही हैं और पाकिस्तान का एक मुस्बत किरदार है अफगानिस्तान के अंदर, जो ट्रांजिशन एक फेज चल रही है, अमेरिकन फोर्सेस का विड्रॉल हो रहा है, तालिबान के साथ पीस प्रोसेस चल रहा है, उस हवाले से भी काफ़ी तफसील से बात हुई और इसका असर पाकिस्तान पे क्या होगा, पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन पे क्या होगा, वो भी डिस्कशन इसी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में हुई। और ये इस हवाले से भी अहम है कि भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ और अफगान इंटेलिजेंस NDS वो कुछ ऐसे मिलिटेंट ग्रुप्स को इकट्ठा कर रहे हैं जो पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ हमलों की तैयारियां कर रहे हैं और इंक्लूजन के हवाले से पाकिस्तान में किस तरह से इन दहशतगर्दों को दाखिल किया जाए वो प्लानिंग भी हो रही है और कुछ कार्रवाइयां भी इस हवाले से हो रही हैं। और इसी कॉन्टेक्स्ट में जो फेंसिंग का प्रोसेस है वो भी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में डिस्कस हुआ बाकायदा तौर पर। और ये वो एक फोरसाइट थी जो कि पाकिस्तान ने काफ़ी पहले पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने देख लिया था और ख़ास तौर पर जनरल कमर जावेद बाजवा ने कि ये वाली एक थ्रेट डेवलप हो सकती है और फेंसिंग अफगान बॉर्डर की साइड पे हमने शुरू की, जिसका काफ़ी सारा काम इस वक्त मुकम्मल हो चुका है पाकिस्तान को महफूज करने के हवाले से। लेकिन जो सबसे अहम बात आज की कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में हुई थी नाज़रीन, वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने तमाम ट्रुप्स को कहा है कि जंग के लिए कॉम्बैट रेडीनेस करें, जंग के लिए तैयारी करें, एनहांस द कॉम्बैट रेडीनेस लेवल्स
इन द वेक ऑफ इवॉल्विंग स्ट्रैटेजिक एंड रीजनल मिलियो। जो सिचुएशन है रीजनल और स्ट्रैटेजिक वो बड़ी तेजी से तब्दील हो रही है। अब इसमें वहाँ बातचीत क्या हुई कि शायद इंडिया और चाइना के हवाले से जो एस्केलेशन एक हो रही है और काफ़ी सालों के बाद बाकायदा तौर पे कुछ फायरिंग के वाक़यात हुए चीन और भारत के दरमियान, और भारत की तरफ से जो पाकिस्तान के लिए थ्रेट्स हैं, जिसका कि वज़ीर आज़म ने कुछ मेरे साथ मुलाकात में जो इंटरव्यू था उसमें भी जिक्र किया था, शायद वो भी डिस्कशन में आई। और ये आज बाकायदा तौर पे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपने ट्रुप्स को कहा है कि जो अपनी कॉम्बैट है, जंग के लिए तैयारियां हैं, उसको बढ़ा दे, एनहांस द कॉम्बैट रेडीनेस लेवल्स इन द वेक ऑफ इवॉल्विंग स्ट्रैटेजिक एंड रीजनल मिलियो। और फिर जो अहम बात थी 5th जनरेशन वॉर, इसका जिक्र हुआ। ये नाज़रीन आपको याद होगा कि ARY के प्लेटफॉर्म से, पावर प्ले के प्लेटफॉर्म से ये हम मुतअद्दिद बार ये इशू उठा चुके हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह से ये जंग लड़ी जा रही है, इस हाइब्रिड वॉर में निशाना किस तरह से पाकिस्तान को बनाया जा रहा है, पाकिस्तान को कमज़ोर करने की जो कोशिशें हैं वो किस तरह से हो रही हैं। और इसमें अब मुतअद्दिद गवर्नमेंट जो पाकिस्तान के खिलाफ हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व होगी। और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने आज इस हवाले से जिक्र भी किया। जो यौम शोहदा की तकरीब थी उस पर भी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने इस थ्रेट के बारे में बताया था और किन अल्फाज में चीफ आर्मी स्टाफ ने बताया था, आइए देखते हैं। मैं आपकी तवज्जो एक और चैलेंज की तरफ मबजूल कराना चाहता हूं, और ये चैलेंज 5th जनरेशन या हाइब्रिड वॉर की सूरत में हम पर मुसल्लत की गई है। इसका मकसद मुल्क और अफवाज पाकिस्तान को बदनाम करके इंतशार फैलाना है। हम इस खतरे से बाखूबी आगाह हैं। इस जंग को जीतने में भी इंशाल्लाह हम जरूर कामयाब होंगे। जी नाज़रीन, आपने सुना, और DG ISP मेजर बाबर इफ्तिखार भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता चुके हैं कि किस तरह डिप्लोमेटिक डोमेन में, इंफॉर्मेशन डोमेन में, इकोनॉमिक डोमेन्स में पाकिस्तान के खिलाफ ये जंग लड़ी जा रही है और किस तरह पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस को पे हमला किया जा रहा है। इससे पहले साबिक DG ISP मेजर आसिफ गफूर भी इसका बाकायदा बता चुके हैं, और जो अज़ाइम है उनके, वो अज़ाइम जिसका इजहार सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे होता है, वो किस तरह से थ्रेट को आइडेंटिफाई किया था उन्होंने, आइए देखते हैं। ये सोशल मीडिया पे नाराबाजी करते हैं, क्या कोई जिम्मेदार शख्स इस किस्म की बातचीत कर सकता है अपनी फौज के खिलाफ? फिर आइन है, फिर जब हम आइन को इम्प्लीमेंट करेंगे तो फिर लोग कहेंगे जी कि देखें ये तो सख्ती हो रही है। मसले हैं, फौज को लंबा डालेंगे, ये कहां से आ गया? आप फौज से किस बदले की बात कर रहे हैं कि हम बदला लेंगे, हम लटा देंगे? आप लटा सकते हैं फौज को? नोबडी कैन फाइट द स्टेट। जी नाज़रीन, और जिन टूल्स के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ ये जंग लड़ी जा रही है, जिन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, उनमें से एक भी प्लेटफॉर्म पाकिस्तान का अपना डेवलप करदा नहीं है। और पाकिस्तान की को अशद ज़रूरत है और इस हवाले से कि अपने प्लेटफॉर्म्स इस हवाले से डेवलप किए जाएँ। और जिस थ्रेट का चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने आइडेंटिफाई किया आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में, इससे निपटना कैसे, हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान को मिल के इस थ्रेट के लिए पॉलिसी लेवल पे इकदाम लेने की अशद ज़रूरत है। और भारत और चीन के हालिया तनाज़े में हमने देखा कि भारत ने चाइनीज़ 139 एप्लीकेशन ब्लॉक किए हैं। इंतशार मुख्तलिफ ममालिक में फैलाने के लिए आजकल ये वाले प्लेटफॉर्म्स मुख्तलिफ हुकूमतें इस्तेमाल करें। इस पर एक डिटेल्ड प्रोग्राम में आपके साथ इंशाल्लाह तफसील से ये सारी चीज़ें रखेंगे। और अब बात करते हैं कुछ बड़ी स्टोरीज़ की, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन ने PMs के हवाले से चंद सवालात उठाए, और हमारे मेहमान बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब मुशीर दाखिला, इनसे भी एक सवाल उन्होंने किया। क्या कहा था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन ने, आइए देखते हैं। एक स्पेशल असिस्टेंट साहब हर दिन टीवी पे आता है, करप्शन का राह पलापता है, आज तक हमें नहीं बता सके कि अपने असासे में जो आपने देर से डिक्लेयर किए हैं, आपके बीवी के और आपके खानदान के असासे बैरून मुल्क कैसे हैं, अपना हिसाब देने को तैयार नहीं है कि स्पेन में जरा बताएं आपके पास प्रॉपर्टीज कैसे आए? क्या ये जो करप्शन केसेस आप इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, आपने उनसे कोई नाजायज फायदा उठा के बैरून मुल्क प्रॉपर्टीज खरीदे हैं? इसका जवाब आप कैसे और कब देंगे? जी मिनिस्टर साहब, आप आज जवाब देंगे या बाद में कभी जवाब देंगे? नहीं, मैं तो आज ही जवाब दूंगा। मैं पहले ही आपके शो के ऊपर, आपके ही चैनल के एक और शो के ऊपर जवाब दे चुका हूं, और इन जज्बात से बिफरे हुए नौजवान को मैं एक चैलेंज भी कर चुका हूं कि आप की तरह दूसरे लीडर मुझसे कहते थे कि असेंबली में आए। अब मैं असेंबली में भी आ चुका हूं,
एज एडवाइज़र वहाँ जाता हूँ और इनको मेरा खुला चैलेंज था कि मैं अपनी 7 नस्लों का हिसाब ले आता हूँ, आप अपनी पिछली 2 का ही ले आए, 7 को छोड़ें, पिछली 2 का ले आए। मैं आपको बताऊंगा कि आपकी पिछली 2 नस्लों की कौन कौन सी प्रॉपर्टी अंदरूने मुल्क और बैरूने मुल्क कैसे बनी और किसने बनाई और क्या क्या हुआ, और अपनी एक एक चीज़ के एक एक पाई का, मेरे पास तो हैं 4 दाने, वो मैं इनका सारा इनको हिसाब दे दूंगा। जहाँ तक रह गई जो इन्होंने एक और फरमुदात की हैं कि इतना लेट जमा करवाया है, बच्चा दुबई में पड़ा है, पाकिस्तान के कानून आइन किसी चीज़ का इसको कुछ पता नहीं है। स्पेशल असिस्टेंट्स एंड एडवाइजर्स दोनों कानून के तहत अपने डिक्लेरेशंस पब्लिक करने के पाबंद नहीं थे। पहली दफ़ा पाकिस्तान की 70 साल तारीख में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपने, और सिंध हुकूमत में अभी तक इन्होंने नहीं किया है SAPI एडवाइजर्स के असासे। वो जो मुर्तज़ा वहाब साहब आके रोज़ गरजते बरसते हैं और बाकी जो लोग इनको तकरीरें लिख के देते हैं, उनमें से एक भी स्पेशल असिस्टेंट का असासा ना ही उसने डिक्लेयर किया है ना वो पब्लिक है, जबकि फेडरल गवर्नमेंट में जितने स्पेशल असिस्टेंट्स हैं और एडवाइजर्स हैं उनके असासे उनसे डिक्लेयर अभी भी कानून नहीं है। डायरेक्टिव ऑफ द कैबिनेट एंड प्राइम मिनिस्टर, उसके ऊपर हमने अपने असासे भी डिक्लेयर किए हैं, कैबिनेट की वेबसाइट के ऊपर भी डाल दिए हैं, यानी कि पब्लिक कर दिए हैं, और उसके बाद हर एक चीज़ के लिए जवाबदेह भी हैं। तो ये एक फ़र्क बताना बड़ा ज़रूरी था। जहाँ तक मैं बता देता हूँ, ये अपना बता दें, मेरा तो उसके अगर ये पढ़ना इनको आता हो या इन्होंने तकलीफ़ गवारा की हो तो मेरे एसेट डिक्लेरेशन के ऊपर ही लिखा हुआ है कि मेरे वाइफ की इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है। यहाँ ये फ़र्क बताना बड़ा वाज़े है कि इनहेरिटेड प्रॉपर्टी कानून के ज़ुबान में वो होती है जो डायरेक्ट माँ बाप से बच्चों को ट्रांसफ़र हुई हो, तो वो डायरेक्ट ट्रांसफ़र हुई है, उसमें कोई कहीं खरीदो फरोख्त नहीं हुई और एक वो छोटा सा फ्लैट है। मैं बल्कि इनको आज एक और भी ऑफर अहलिया को उनके वालिदैन से वो डायरेक्ट उनके वालिद के वफात के बाद उस वालिद के नाम से बेटी के नाम पर ट्रांसफ़र हुई। लेकिन ये मैं आज इनसे एक और भी कर लेता हूँ, वैसे तो प्रॉपर्टी तो मेरी वाइफ की है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उसको एतराज़ होगा कि अगर उसका 1 कमरे का फ्लैट जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाए इनके माबिया में जो इन्होंने अपनी वालदा से इनहेरिट किया है उसके साथ, या एक कंपनी थी टेम्पो ग्लोबल गेन जिसके अंदर ये और इनकी हमशीराएँ और इनकी वालदा तीनों उसमें हिस्सेदार थे और उससे यूरोप में प्रॉपर्टीज़ खरीदी गई थी, उसके साथ मार्चा कर लें, बदलने को तैयार। वाला तो कभी चीजें सामने नहीं आई। मैं तो इनको दावत दे रहा हूँ असेंबली में आए, मैं तो एक एक चीज का बताऊंगा। पेट्रोल लाइन FZC ऑयल फॉर फूड स्कैम जिसके अंदर से पैसा निकाला गया, लुजैन स्विट्जरलैंड और स्पेन में घुमाया गया, लंदन के बार्कले बैंक में से घुमाया गया, माबिया में प्रॉपर्टी खरीदी गई। आजकल इनके एक सेनेटर हैं, वो इनके साथ को शेयर थे। मेरे पास तो इतनी तफसील है, मैं तो कहता हूँ आए फ्लोर ऑफ द हाउस पे आए, ये 4 घंटे तकरीर करें, मैं आधे घंटे में इनका कत्था छटा खोल के बता दूंगा। चलें, इस पे हम आपसे तफसील से मजीद मालूमात भी लेंगे। और तोशा खाना के हवाले से भी नाज़रीन, आज बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि ये तो सिर्फ तोहफा लिया है साबिक सदर जरदारी साहब ने, जो तोहफे दिए गए तोशा खाना से। क्या कहा इस हवाले से, आइए देखते हैं। तोशा खाना केस में ये इंप्रेशन देते हैं कि हमें इतना पैसा नहीं है, हम एक गाड़ी का बंदोबस्त नहीं कर सकते हैं और हमें मनी लॉन्ड्रिंग करना पड़ता है तोशा खाना का गिफ्ट्स को रखने के लिए। साथ साथ दूसरा केस ये है कि अब खरबपत्ती है, पता नहीं कितने बिलियन ट्रिलियन डॉलर्स जो है वो फेक अकाउंट्स में चल रहे हैं। फैसला कर ले या सदर जरदारी साहब, और हम इतने अमीर हैं और हमारे पास इतना पैसा है जितना आप इल्जाम लगाते हो, या उतना भी नहीं है कि हम तोशा खाना का फी फिल कर सके और तोशा खाना का गाड़ी का बंदोबस्त कर सके। ये मजाक है। तोशा खाना केस, तोशा खाना केस का मतलब है वो केस जिसमें जो तोहफे सदर जरदारी साहब को दिए गए थे जब वो इस मुल्क का सदर था, उनका इल्जाम है कि आपने इस पे रूल्स के खिलाफ वर्जी की है और कम पैसा डाला है। एक तो अगर वाकई कम पैसा डाला है तो इसका इलाज ना नैब का है, इसका इलाज ये है कि आप वो जो रिमेनिंग पैसा है वो ले लें, या आप वो जो गिफ्ट से वो जो तोहफे थे तोहफे वापस ले लें। बंदा को आप बंद नहीं कर सकते हैं। इलाज भी बताया है, या पैसे वापस ले लें या तोहफे वापस ले लें। नैब का केस कैसे बनता है? चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रहे हैं। मैं ये जो हादसाती चेयरमैन हैं और वसीयती चेयरमैन हैं, इनकी गुजारिश कर दूँ। 2 चीज़ें हैं। एक तो ये इतने मासूम ना बने। आज जो इन्होंने इतनी ज़्यादा जो बातें की हैं, असल गुस्सा तो उनको इसी केस का था जिसके अंदर फ़र्द जुर्म आयद हुआ है। शायद आपको याद होगा जो ये तोशा खाना का केस है, ये
फेक बैंक अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग की इन्वेस्टिगेशन जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लार्जर बेंच ने हुक्म किया, JIT बनी, उसने किया और उस JIT के बाद वो केसेस तमाम नैब को भेजे गए और वहाँ से तो ये तमाम मामलात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से नैब को आए। जो JIT ने उसके अंदर रेफरेंसेस रिकमेंड किए थे वो 16 थे। शायद उसमें नैब ज़्यादा भी फाइल कर सकती है बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने उसको ये इख्तियार दिया था। रेफरेंस एक है और उसमें से तोशा खाना रेफरेंस एक है और ये छोटा सा रेफरेंस था, उस पर इनकी चीखें निकल गई हैं। ये जो इतनी मासूमियत से कह रहे हैं ना कि आसिफ जरदारी को तोहफे दिए हैं, तो मुझे ये बताएं कि ये जो कर्नल कज़ाफ़ी थे लिबिया वाले, उनकी ये फूफी का लड़का था आसिफ अली जरदारी, तो उसको इन्होंने तोहफा दे दिया था। या UAE की जो रॉयल फैमिली है वो इनको ये उनके मासी के लड़के उनको तोहफे दे देते हैं। भाई आप हेड ऑफ स्टेट हैं, आप हुकूमत पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये कोई बादशाहत नहीं है। आप जब बाहर जाते हैं आपको जो तोहफा मिलता है आप पाबंद हैं कानून के तहत तोशा खाना में जमा कराने के, यानी कि स्टेट की ट्रेजरी है, वो आपकी कोई आबाई जागीर नहीं है। गिलानी साहब ने इनके जो, मैं तो मुलाजमीन ही कहता हूँ इन सबको, उन्होंने अपनी वजारत उज़्मा में रूल्स को बेंड करके 15% की अदायगी लो उसकी ये तफसीलात में एक स्पेशल रिपोर्ट में भी दिखा देता हूँ, लेकिन उससे पहले एक सवाल, मियां नवाशी साहब इस केस में इश्तिहारी हो गए, इश्तिहारी होने के बाद कार्रवाई क्या होती है और क्या उनकी जो पाकिस्तान में जायदादें हैं वो भी अब जब्त होंगी? जी बिल्कुल, देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो ये इश्तिहारी हो गए, इश्तिहारी होने के बाद इनके परपेचुअल वारंट्स ऑफ अरेस्ट इशू हो जाएंगे, फिर इनकी 87-88 की कार्रवाई होती है जिसमें जायदाद की जब्ती और कुर्की होगी और ये साइमल्टेनियसली होगी क्योंकि ये अपने अपील पे भी मुझे पूरा यकीन है जिसमें ये अपेयर नहीं हो रहे हैं और पंजाब गवर्नमेंट ने इनकी जो बेल थी वो कैंसिल कर दी है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको ये, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी ये कह दिया था कि ये इस वक्त मफरूर हैं, उसमें भी इनकी जो एब्सकॉन्डर है वो हो जाएगा। और उसके बाद इनकी जो पाकिस्तान में जायदादें हैं, वैसे इस ख़ानदान की इस वक्त पोजीशन ये है कि शहबाज शरीफ साहब जो बड़े खादमे आला पंजाब हैं, उनके ख़ानदान की भी तमाम प्रॉपर्टीज़ इस वक्त फ्रीज़ हैं, सीज़ हुई हैं, उनकी मिल्स जो हैं, उनके जितने असासे हैं, क्योंकि उनके जो बड़े होनहार साहबजादे ऑक्सफोर्ड पलट जो हैं मनी लॉन्ड्रिंग के बादशाह जो हैं सलमान शहबाज साहब, वो भी मफरूर हैं मनी लॉन्ड्रिंग केस में, जिनके खिलाफ रेफरेंस लाहौर के अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में दाखिल हो चुका है। तो इनके साथ भी वही सलूक किया जाएगा। अगर इनके नाम पे, वैसे तो उन्होंने अपने नाम पे कुछ नहीं छोड़ा हुआ, इनके नाम पे जो प्रॉपर्टी होगी वो जब्त होगी बहक़ की सरकार। नाज़रीन, यहाँ पे एक वक्फा लेंगे के बाद आपको कुछ तफसीलात बताएंगे कि तोशा खाना केस है क्या और इसमें जाली अकाउंट से पैसे किसने ट्रांसफ़र किए, किस अकाउंट में गए और फिर आगे से ये गाड़ियाँ कहाँ से आई, गाड़ियों के नंबर क्या थे और किस तरह से ये मामला चला। लाहौर में जो CCPO हैं, आज आपको एक ऐसा क्लिप दिखाएंगे, नून लीग इस पर बड़े एतराज़ कर रही है कि नून लीग के डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने खुद बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब को रिकमेंडेशन दी थी और हमारे ही प्रोग्राम में रिकमेंडेशन दी थी कि उमर शेख साहब को CCPO लाहौर लगाना चाहिए था। अब वाकई इन्होंने ये मानी है, बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब ने डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब की बात मान के लगाया उनको, तो ये भी इनसे पूछेंगे आके और साथ साथ कुछ बात करेंगे फैक्टअप के हवाले से। जो लेजिस्लेशन है उसमें अपोजिशन क्या तब्दीलियां चाह रही है और ये लेजिस्लेशन कितनी ज़रूरी है, इसमें क्या आईनी रिक्वायरमेंट्स भी हैं पाकिस्तान की और इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस अगर मीट करनी है तो उसकी डेडलाइन क्या है, एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। CCPO लाहौर उमर शेख की तैनाती पे नून लीग सरापा एहतजाज है और मलिक अहमद खान साहब को लाहौर हाई कोर्ट भी चले गए। लेकिन नाज़रीन, मैं आपको एक चीज़ बताने लगा हूँ और बैरिस्टर साहब हमारे साथ बैठे हैं, मुशीर दाखिला और वज़ीर आज़म के एक पावरफुल मुशीर हैं जिनकी के कहा जाता है PTI में कि बात सुनते भी हैं और नून लीग इल्ज़ाम लगा रही है कि इन्हीं के कहने पर उमर शेख को CCPO लाहौर लगाया गया है। मैं आपको नाज़रीन ये खबर दे रहा हूं कि नून लीग के मशवरे पे, नून लीग के कहने पे बैरिस्टर शहजाद अकबर ने उमर शेख को CCPO लाहौर लगाया है और इसका सबूत भी मेरे पास मौजूद है। अगर बैरिस्टर साहब आप इजाजत दें तो पहले सबूत दिखा के आपसे सवाल कर लूं। तो नाज़रीन, मेरे ही प्रोग्राम में डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने रिकमेंडेशन दी थी कि उमर शेख को CCPO लाहौर लगाना चाहिए था। क्या कहा था, आइए देखिए। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, DG खान रेंज के RPO शेख मोहम्मद उमर साहब, स्मगलिंग के 2 बड़े रैकेट्स इन्होंने अनर्थ किए। ये वजीर आला साहब का भी इलाका बनता है जहाँ पे शायद ये चीज़ें चल रही थी और इसी रेंज में कोई ऑनेस्ट ऑफिसर शायद दरकार ना हो, या कि जैसे बैरिस्टर शहजाद अकबर कह रहे हैं कि लाहौर अच्छी पोस्टिंग दे दी गई है उन्हें। देखिए बैरिस्टर साहब तो आज मुझे बहुत ही मासूम इंसान लगे हैं। इतनी खूबसूरती से उन्होंने कहा कि
लाहौर में पोस्टिंग हो गई है तो ये तो बड़ी उनकी तरक्की हुई है। पता नहीं लाहौर में वो बेचारा वर्दियाँ सिलवा रहा होगा या वो आप वाली बात है कि वो हथियार चेक कर रहा होगा कि इन्हें कोई जंग तो नहीं लगा हुआ है, इन्हें कोई सफाई शफाई कर रहा होगा, या तो आप उनको यहाँ पे CCPO लगाते। तो मैं और रशद साहब समझते हैं कि वाकई इनकी बहुत बड़ी तरक्की हुई है और लाहौर में कोई बहुत बड़ा काम वो करने के लिए आए हैं। लेकिन ये जो आपने बात की है ये बात बिल्कुल सही की है कि इस तरह के जो माफियाज होते हैं उनके बाकायदा इस तरह के लिंक्स होते हैं कि वो जो ईमानदार और काम करने वाले अफसरान हैं वो उन्हें टिकने नहीं देते। जी नाज़रीन, आपने सुना डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब कहते हैं ईमानदार हैं, काम करने वाले अफसर हैं। बतौर RPO चीफ मिनिस्टर के इलाके में उन्होंने गैंग पकड़े थे और उस वक्त उनकी ट्रांसफ़र हो गई थी और बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब ने, बल्कि आप एक दफ़ा दोबारा सुनेंगे डॉक्टर तारिक फजल चौधरी की रिकमेंडेशन क्या थी और क्या बैरिस्टर साहब ने वही मानी है। ज़रा सुनते हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब। या तो आप उनको यहाँ पे CCPO लगाते। तो मैं और रशद साहब समझते हैं कि वाकई इनकी बहुत बड़ी तरक्की हुई है और लाहौर में कोई बहुत बड़ा काम वो करने के लिए आए हैं। जी मिनिस्टर साहब ने नून लीग की रिकमेंडेशन पे CCPO लगाए हैं। देखिए, मैंने तो नहीं लगाया, चीफ एग्जीक्यूटिव पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं और उस वक्त के IG थे जब ये लगे, उस वक्त तो कोई इशू नहीं था और एक काबिल अफसर हैं, पुलिसिंग को जानते हैं, 12 साल उन्होंने DPO शिप की हुई है, ही इज़ अ गुड ऑफिसर। जिस तरह तारिक फजल चौधरी साहब फरमा रहे हैं कि उनको तो CCPO लाहौर लगाना चाहिए था, तो हम तो इनकी बात मान गए। लेकिन दूसरी जो चीज़ उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त की वो आज इन पे सच साबित हो रही है। इन्होंने कहा है कि जो स्ट्रॉन्ग माफिया होता है वो ऐसे अच्छे अफसरों को काम नहीं करने देते। तो ये फजल चौधरी साहब से पूछें कि ये स्ट्रॉन्ग माफिया इन्होंने मलिक अहमद को कहा है जो आज लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने रिट कर दी है इस तैनाती के ऊपर। तो फिर स्ट्रॉन्ग माफिया तो ये हो गया, क्योंकि अगर आप 72 घंटों में नए CCPO लगने के ऊपर फाइटिंग क्राइम जो उसका असल काम है लाहौर में वो देखें तो कब्ज़ा माफिया, लैंड ग्रैबर्स, उनकी वहाँ पे इस वक्त दौड़ें लगी हुई हैं। विदिन 72 आवर्स अंधे मर्डर सॉल्व हो रहे हैं और वो एक चीज़ सामने नज़र आ रही है। आई थिंक उस चीज़ का असल में डर है और वही जो बात तारिक फजल चौधरी ने की कि स्ट्रॉन्ग माफिया ऐसे अफसर को काम नहीं करने देता और अभी देखे उन्होंने एक रेड फाइल कर दी। अच्छा मिनिस्टर साहब, आपने ये सारी चीज़ें नून लीग का एक और खदशा है जिसका कि सनाउल्लाह साहब ने जिक्र भी किया है कि शायद नून लीग को सबक सिखाने के लिए नहीं लगाया गया। क्या कहा राना सनाउल्लाह साहब ने, आगे देखते हैं। CCPO लाहौर जो है ये हमारे मुखालफ जिन मकासद के तहत इसको लगाया गया है, हम इसे उसी सफ में रखेंगे जिस सफ में जो है हुकूमती लोग हैं जो सियासी इंतकाम के लिए जो है वो हर घटिया से घटिया लेवल तक जो है वो गिरने को तैयार है। ये नून लीग के खिलाफ इनको लगाया गया है बकौल राना सनाउल्लाह। लेकिन चूँकि राना सनाउल्लाह साहब वो होम का डिपार्टमेंट भी देखते रहे हैं पंजाब में और ये नोटोरियस थे पंजाब में अपने हैंड पिक ऑफिसर्स को ला के उनसे एनकाउंटर्स करवाने के। मुझे तो किसी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, आप वो पुरानी एक अब्बास रिपोर्ट है 90s की, वो उठा के देख लीजिए। आप उसके बाद आबिद बॉक्सर को देख लें, एक वो उमर विरक नामी SP था उसको देख लें, उसके कारनामे देख लें, आप लाहौर के किसी भी क्राइम के बीट रिपोर्टर से उठा के देख लें। तो ये खासा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग और ख़ास कर ये राना सनाउल्लाह साहब का और इनके जो पीर व मुर्शद थे शहबाज शरीफ साहब, और ये जो इल्ज़ाम लगाते हैं ना कि शायद मैंने लगा दिया, तो ये खासा था हमज़ा शहबाज शरीफ का। आप सब जानते हैं वो सुबह सवेरे इंटरव्यू किया करते थे, बल्कि अब तो वो जो केसेस फाइल हुए हैं उसके मुताबिक तो पैसे भी पकड़ते थे लगाने के लिए। ये चूँकि इनका खासा है तो सावन के अंधे को हरा नज़र आता है, तो इनको यही हरा नज़र आ रहा है कि एक अगर ऐसा ऑफिस देखें लाहौर में, मैं समझता हूँ सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत अरसे से बैठे हुए हैं। स्टेटस को जब भी बदलता है तो जो स्टेटस को की कुव्वतें होती हैं वो ऐसे ही चीखती बिलबलाती हैं। तो ये चीखो बका जो है ये उसी स्टेटस को की चीखो बका है। जो भी चेंज आ रहा है वो बेहतरी के लिए आ रहा है और इससे लाहौर के आम शहरियों को फ़ायदा होगा। जो पुराने चेहरे बैठे हुए हैं जिस तरह ये राना साहब हैं, ये इनका वक्त आ चुका है, ये भी अपनी अगली की तैयारी करें। अच्छा बट साहब, एक और इशू जो चल रहा है और काफ़ी सीरियस इशू है, प्राइम मिनिस्टर भी उस हवाले से मीटिंग भी कर चुके हैं अपनी टीम आप लोगों के साथ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के हवाले से लेजिस्लेशन। अपोजिशन की आप क्यों नहीं बात मान लेते हो? अपोजिशन कह रही है कि एक लफ्ज़ ही तो निकालना है जो आपकी प्रपोज लेजिस्लेशन है, और बल्कि वो 3 अल्फ़ाबेट्स पे मुश्तमिल है, शायद NAB। ये 3 अल्फ़ाबेट्स पे आपने FATF की लेजिस्लेशन फंसाई हुई है। वो यही तो लफ्ज़ है जिस पे उनका दम निकलता है। देखिए बात यह है, जब ये नेगोशिएशंस हो रही थी तो मैंने इनको सबसे अर्ज़ की थी कि ये NAB का लफ्ज़ आज कोई इमरान खान ने तो नहीं डाल दिया या FATF ने तो नहीं डाल दिया। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पहले ऑर्डिनेंस की सूरत में 2007 में आया और उसके बाद एक्ट की सूरत में 2010 में आया।
उस वक्त से इसके अंदर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी और प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी में जिन इदारों का नाम लिखा उसमें से एक इदारा नैब भी है। यानी कि अगर पब्लिक ऑफिस होल्डर मनी लॉन्ड्रिंग करेगा तो उसका काम नैब के पास जाएगा, जिस तरह मनशियात वाला काम अगर मनी लॉन्ड्रिंग करेगा तो वो ANF के पास जाएगा। इनकी मंशा और मंतक ये है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग अगर, तो जिस तरह आज वो बेबी भुट्टो बिलावल साहब भी फरमा रहे थे कि जो अगर मनी लॉन्ड्रिंग सियासतदान ने की है तो उसको नॉर्मल को जुर्माना शोना करके छोड़ दें, हम जुर्माना जमा करा देते हैं। लेकिन अगर किसी आम आदमी ने चाहे मनी लॉन्ड्रिंग की है या किसी गरीब ने मुर्गी चोरी की है तो उसको जेल में डाल दो, उसके ऊपर ANF का केस भी बन सकता है, उसके ऊपर FBR का बन सकता है। लेकिन सियासतदान को वो कहते हैं कि आमला एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है उस पर न डाला जाए। मेन वजह यह है, और कौम को गुमराह करने के लिए बताते हैं कि जी जैसे कोई ऐसी लेजिस्लेशन करी जा रहे हैं जिसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा फंडामेंटल चेंज आ रहा है। नहीं, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन का कह रहे हैं कि आप इसे कोग्नाइजेबल ऑफेंस भी बना रहे हैं। कोग्नाइजेबल और नॉन कोग्नाइजेबल, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा और क्या ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है या सिर्फ इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन? देखिए, इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करना हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है और इसके साथ साथ अक़वाम आलम में पाकिस्तान को उस स्टेचर पे पहुंचाना जिसका इस पाकिस्तान का हक है, वो हमारा वो फ़र्ज़ है जिसके लिए अवाम ने हमें वोट दे के यहाँ तक पहुँचाया है। जो कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात है, मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस एज इट इज़ पुराने लॉ के मुताबिक नॉन कॉग्निजेबल था, जिसका मतलब ये था कि इसकी तफ्तीश करने से पहले आपको जाके कोर्ट से परमिशन लेनी पड़नी थी। अब पूरी दुनिया में ये मसला है, दुनिया को फैटफ से आपके क्या मसला है? फैटफ को आपसे मसला है मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग कौन करता है, क्या होती है? मुझे बताइए आशीष कि यहाँ पे आपके इस बाजार वाला कोई बंदा मनी लॉन्ड्रिंग करता है, या वो फालूदे वाला या वो पापड़ वाला मनी लॉन्ड्रिंग करता था? नहीं, उनके नाम के ऊपर सलमान शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग करता था, उनके नाम के ऊपर आसिफ अली जरदारी मनी लॉन्ड्रिंग करता था, उनके नाम के ऊपर अनवर मजीद मनी लॉन्ड्रिंग करता था। तो जब कानून में सख्ती हो रही है तो मुझे ये बताइए कि जब आप एक इदारे को कहते हैं कि कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, इसका मतलब है कि इदारा खुद मुख्तार और आज़ाद होगा, वो आपको इन्वेस्टिगेट कर सकेगा। ये कहते हैं कि हम हुक्मरान बनेंगे, हम आपके ऊपर बैठे होंगे, इदारा बना हुआ होगा लेकिन वो इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकेगा। वो इन्वेस्टिगेट करने के लिए इदारे किस तरह से इन्वेस्टिगेट नहीं कर सके? ये पापड़ वाला और फालूदे वाला तब सामने पकड़े गए ना जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ह्यूमन राइट्स की एक पिटीशन को इन्फोर्स करने के लिए इसकी इन्वेस्टिगेशन कराई, तो ये सब लोग पकड़े गए। और जहां तक ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स की इन्फोर्समेंट की बात है, आप तो उसकी अच्छी बातें बता रहे हैं। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन हैं, उन्होंने बाकायदा कंडीशन भी रखी है कि फैटफ के हवाले से जो बिल है उसको पास करने के लिए क्या करनी है हुकूमत को। क्या कहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन ने, आइए देखते हैं। जहाँ तक फैटफ की इशू है, मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जॉइंट ऑपोजिशन के अमेंडमेंट्स मान लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो हम अगले सेशन में, अगले जॉइंट सेशन में हमारे अमेंडमेंट्स के साथ, माने हुए साथ, ये पास कर सकते हैं। वरना हम संगीन जो है एतराज़ात भी उठाएंगे। संगीन एतराज़ात उठाएंगे अगर आपने उनकी रिकमेंडेशन इसमें शामिल ना की। मैं पहले तो एक और चैलेंज करना चाहता हूँ बिलावल भुट्टो को, ये ऑक्सफोर्ड के भी शायद पढ़े हुए हैं। मैं इनसे चैलेंज करता हूँ कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का बिल है, ये मेरे साथ आ जाएं, आपके शो पे आ जाएं या अपने किसी भी फ्रेंडली शो पे आ जाएं, क्लॉज वाइज मैं इनसे बात करने को तैयार हूँ। कौन सी वो रिकमेंडेशंस हैं जो ये करना चाह रहे हैं और इस बिल के अंदर शामिल कह रहे हैं कि नैब का निकाल दें आप। देखिए, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो बोले हम भी नहीं है कि नैब को निकाल दें। कॉग्नाइजेबल ऑफेंसेस इसको ना करें, नॉन कॉग्नाइजेबल करें। दो चीजें, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल और नैब दोनों ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही है ना इसमें। ह्यूमन राइट्स वायलेशन, ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं है, फादर राइट्स वायलेशन हो रही है। अब्बा जी फंस रहे हैं, ह्यूमन वो होंगे लेकिन वो अब्बा जी हैं। इसमें अब्बा जी का कहां से किरदार आ गया? भाई 16 रेफरेंस जो अनवर मजीद वाली मनी लॉन्ड्रिंग के फाइल होने हैं वो किसी और शख्स पे तो नहीं होने, वो इस पूरे काम के जो कारनामे के रूए रवा थे आसिफ अली जरदारी, उनके ऊपर फाइल होने हैं। या वो जो दूसरे एतराज करने वाले हैं, मुझे ये बताइए कि शहबाज शरीफ तो अगर आप इसमें से निकाल देते हैं मनी लॉन्ड्रिंग वाले से, तो इनके केसेस पे क्या फर्क पड़ेगा? इनके केसेस पे फर्क ये पड़ेगा कि इनके केसेस के अंदर जो मनी लॉन्ड्रिंग वाला पार्ट है वो नैब के रेफरेंसेस में से खत्म हो जाएगा। फिर जो ये चाहते हैं वही होगा कि छोटा सा जुर्माना अदा कर दें और दोबारा से मैदान में आ जाएं। बात ये है कि टीटी स्कैंडल शहबाज शरीफ का खत्म हो जाएगा, जी जीरो हो जाएगा, फेक अकाउंट्स केस खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आप आज इसको देखिए, अनवर मजीद के केसेस खत्म, सारे खत्म हो जाएंगे क्योंकि आमला जो होगा वो नैब का ऑफेंस ही नहीं होगा, फिर वो FBR के पास चला जाएगा, टैक्स इवेजन का मसला बन जाएगा। असल में मसला ये है, ये जातियात की जंग है, अब्बू बचाओ मुहिम है। इधर भी अब्बू बचा रहे हैं, उधर भी अब्बू बचा रहे हैं, अब्बू ने बचना कोई नहीं।
अच्छा, ये आपके बल्कि आजकल वो चल भी रहा है कि वज़ीर आज़म की विजन भी है कि टूरिज़्म को प्रमोट काफ़ी ज़्यादा करने, और लोग कह रहे हैं कि शुमाली इलाका जात उसकी सैर भी करवाई जाती है, पता नहीं मर्जी के साथ या नहीं। तो अब बंदा जो ये कह रही है, अपोजिशन कह रही है उठा के आप ले जाएंगे, वो भी कोई इसमें शिक डली हुई है इस कानून में? देखिए, अपोजिशन की अपनी रवायत ये रही है कि इनके बड़े बड़े जमहूरियत पसंद उन्होंने बड़े बड़े काले कवानीन को रो रो के भी वोट दी है। ये अपोजिशन का अपना माजी है, इसी पार्टी का। ये बड़ी जो बनती है ना जमहूरियत पसंद रब्बानी साहब पे तो मैं किसी का नाम नहीं, किसी का नाम लेता, सारे मेरे बड़े सीनियर है। दूसरे ये जो जमहूरियत पसंद बन रहे हैं, प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान एक्ट किसके ज़माने में आया था? साल साल लोगों को उठा सकते थे। इस किस्म का ये एक और चैलेंज है। एक भी कानून दिखा दें जो इस वक्त असम्बली में मौजूद हो, टेबल है इस वक्त या फ्लोर पे है, तो मुझे बता दें। ऐसा कोई बिल नहीं है मेरे भाई, इसके अंदर तो अरेस्ट का कोई इशू जिक्र तक नहीं है, लेकिन ये चीज़ों को स्विंग करने की कोशिश कर रहे हैं। और नाज़रीन, यहाँ पे एक वफ़ा लेंगे और वफ़े के बाद प्राइम मिनिस्टर का विजन है टूरिज़्म का और शुमाली इलाका जात, उस हवाले से टूरिज़्म के लिए क्या कर रही है हुकूमत, ये भी सवाल करेंगे। लेकिन चंद एहतसाब से रिलेटेड मज़ीद चीज़ें हम कोशिश करेंगे कि तोशा खाना रेफरेंस जो साबिक सदर आसिफ जरदारी साहब पे बना है, उस रिपोर्ट के चंद, क्योंकि रिपोर्ट हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं और 2018 में हमने ये रिपोर्ट चलाई थी जिस पे कि आज फर्द जुर्म आयद हुई है। तो वक्फे के बाद वो और शुमाली इलाका जात की सैर के हवाले से, प्रमोशन ऑफ टूरिज्म के हवाले से ही बात करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। कल एक अहम केस की समाअत है। साबिक वज़ीर आज़म या नवाज शरीफ साहब जो आज तोशा खाना केस में इश्तिहारी मुलजिम करार दिए गए, उनके दायमी वारंट फॉर अरेस्ट निकला है। कल एक और केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है जिस हवाले से आज कुछ मेडिकल रिपोर्ट डॉक्टर लॉरेंस की और एक अमरीकी डॉक्टर की जमा करवाई हैं, जिस हवाले से साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब कह चुके हैं कि कोई सरकारी रिपोर्ट्स हों तो देखी जा सकती हैं, लेकिन ये तो आपस की शायद कम्युनिकेशन थी। अब ये क्या कम्युनिकेशन है, ये एक अलग बात है। लेकिन क्या इस हुकूमत ने जो NRO दिया था मियाँ नवाज शरीफ साहब को, और मैंने जब वज़ीर आज़म से सवाल किया तो उन्होंने क्या कहा था इस हवाले से, आइए पहले वो देखते हैं। NRO तो हमने नहीं दिया, हमने तो अपनी पूरी कोशिश की जो हम कर सकते थे, लेकिन वो जो एक पूरा फेट कंप्लीट प्रेजेंट की गई हमें कि उनकी अगर आपने कुछ किया ना तो उनको वो मर सकते हैं, वो शायद पहुंच भी ना सके लंदन, वो ये हालात बताए गए। और उसके बाद हमारे पे जिम्मेदारी आनी थी, तो उसके बाद हमने उनको गुड फेथ में भेजा। लेकिन अब हम सब रिग्रेट कर रहे हैं क्योंकि जो अब वहाँ बैठ के वो पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं पॉलिटिकल लीडर से, तो अब लगता है कि हमारे से गलती हुई। अब पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं, अफसोस भी किया है और वज़ीर आज़म ने कहा गलती भी हुई। तो ये जो गलती हुई है, अब इस गलती के लिए कोई करेक्टिव मेजर्स भी लिए जाएंगे, सही किया जाएगा, और वो क्या हो सकते हैं? देखिए, गलती के लिए करेक्टिव मेजर्स, तो पहली तो बात यह है कि जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये कंपैशनेट ग्राउंड्स के ऊपर उनको जाने दिया गया, क्योंकि पूरे मुल्क में उस वक्त था, बल्कि हमारा मेडिकल बोर्ड ने भी ये कह दिया था, तो उसके ऊपर ये हुआ था कि ये कतन कोई NRO नहीं था। बल्कि मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा जो मजाक उड़ाया गया शरीफ फैमिली की तरफ से, क्योंकि सारे बरादरी के तौर पे शामिल थे, वो अदालती निज़ाम का था। बिकॉज ये कंपैशन सिर्फ हुकूमत ने नहीं दिखाया, अदालत ने भी दिखाया कि एक जो कंपैशनेट ग्राउंड्स हैं उसके ऊपर ना सिर्फ इनकी बेल ली गई जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मैया था, बल्कि उस पर बाहर जाने की अदालत से इनको इजाज़त मिली। क्योंकि अर्शद, अगर आपको याद होगा कि जहाँ हमने कंपैशन दिखाया था वहाँ साथ एक कंडीशन भी रखी थी कि जितनी आपकी लाइबिलिटी है उसके एवज आप। ऑनरेबल मिनिस्टर साहब, आपको फिर विंस्टन चर्चिल वाला वो मैं लतीफ़ा याद करवाऊंगा कि अमाउंट यहाँ से शुरू हुआ था, इतने पे बात करते, लेकिन बेसिक चीज़ थी कि हुकूमत मान गई थी, तो फिर बाद में चीज तो प्रूव होगी ना कि हुकूमत की रजामंदी तो आ गई। फिर अमाउंट चाहे 7 बिलियन का हो या 50 रुपए का स्टैम्प पेपर हो, की रजामंदी जो थी वो तो नेगोशिएशन ही रहेगी ना। मान तो गए थे आप लोग। वो तो हम कह रहे हैं हुकूमत की रजामंदी जो थी वो कंपैशनेट ग्राउंड के ऊपर थी। लेकिन अगर आपको कंपैशन, अभी देखें, आप शायद पता नहीं अर्तुगरुल वाला ड्रामा देखते हैं या नहीं देखते, मैं उसको थोड़ा बहुत देख लेता हूँ, तो उसमें जो आपकी तो ड्यूटी होगी ना नहीं, वो ड्रामा है भी बड़ा अच्छा, काफ़ी वो कैप्चरिंग किस्म का है। लेकिन उसमें अगर आप जितने विलेनस कैरेक्टर्स हैं और अर्तुगरुल का किरदार देखें तो वो जो है, क्योंकि उसके अंदर भी कंपैशन है, तो वो बार बार आप देखते हुए फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि ये तो फ्रॉड कर रहे हैं इसके साथ, और फिर भी ये उनकी बात कर लेते हैं। सीरीज भी है हाउ टू गेट अवे विद मर्डर, मैं वो देख रहा हूँ, आपने देखी है? ये आई थिंक दे हैव गॉटन, दे आर ट्राइंग टू गेट अवे फ्रॉम मर्डर। लेकिन कमिंग बैक टू द इशू कि हम इसका कहते हैं ना कफारा कैसे अदा करेंगे या इस गलती की भरपाई कैसे करेंगे, देखें 2-3 चीज़ें हैं।
पहले तो ये है कि जब इन्होंने बेल की एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया और कुछ कागजात भी साथ दिए, मेडिकल सर्टिफिकेट्स वगैरह, उसके लिए मेडिकल बोर्ड बनाया गया जो कतई तौर पे उन्होंने कंसिडर नहीं किया। इनके अपने डॉक्टर मौजूद थे, वो कन्विंस नहीं कर सके। बेल कैंसिल हो गई, पंजाब हुकूमत ने इनको डिक्लेयर कर दिया कि ये गैर, इस वक्त ये बेल पे नहीं है, एब्सकॉन्डर हैं, कन्विक्टेड भी हैं। उसके बाद इनके जाते वक्त भी और इस कैंसलेशन के बाद एक कम्युनिकेशन भेजी गई बरतानवी इदारों को, होम डिपार्टमेंट को, और उनको मतला किया गया कि ये शख्स वहाँ पे इस वक्त कॉन्विक्ट है। और मैं ये समझता हूँ कि उनके अपने कवानीन की भी ये खिलाफ वर्जी है। अब इसके बाद जो इनकी भरपाई है, क्योंकि उन्होंने अपनी बेल अपनी चैलेंज कर दी थी, तो वो एक कानूनी सकम रहना था इनकी एक्स्ट्रेडिशन के लिए। अब इस वक्त जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास सुबह केस है, अगर ये सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट इनको कह देती है कि ये मफरूर हैं और इनकी वो जो दूसरी कार्रवाई शुरू हो चुकी है, डायरेक्शन से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की टू सरेंडर, जी बिल्कुल टू सरेंडर की आज थी। और आज मैं टीवी पे ही देख रहा था कि शायद इनकी तरफ से कोई एप्लीकेशन भी डाली गई है कि वो नहीं आ सकते, तो उन्होंने तो अपनी इंटेंशन जाहिर कर दी। लेकिन इस एप्लीकेशन से 10 दिन पहले ही इनका खानवादा और इनकी जो ज़ाती जागीर पार्टी है, वो सब ये कह रहे थे कि जी उन्होंने नहीं आना, जब उनका दिल करेगा वो आएगा। तो मेरा ख्याल है अदालत को इन बातों का भी नोटिस लेना चाहिए कि किस तरह से इस मुल्क के कानूनी और अदालती निज़ाम का भी मजाक उड़ाया गया, कि वो उनकी पूरी पार्टी कह रही है कि जब उनका दिल करेगा, जब वो मुनासिब समझेंगे। क्योंकि यहाँ पे मसला आ जाएगा कि जब एक आम शहरी का होता है इन्फोर्समेंट, तो उसके लिए कितनी ज़्यादा सख्ती दिखाई जाती है हमारे इदारों की तरफ से भी। आप पुलिस को देख लें, इन्फोर्समेंट, अमीर आदमी के ऊपर इन्फोर्समेंट बड़ी ढीली होती है, गरीब आदमी के ऊपर इन्फोर्समेंट बड़ी सख्त होती है। तो असल में ये हमारा भी इम्तिहान है, निज़ाम का भी इम्तिहान है कि उनको वापस लाने के लिए। और मैं समझता हूँ उन मुल्कों के भी अदालती निज़ाम का इम्तिहान है जहाँ पे एक कॉन्विक्ट होने के बावजूद वो बड़े आराम से रह रहे हैं। अच्छा मिनिस्टर साहब, आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन ने मुतालबा किया और तमाम अपोजिशन ये मुतालबा करती है कि जनाब एहतसाब, अकाउंटेबिलिटी सबकी होनी चाहिए। और पनामा केस में एक से पीएम है, उनका नाम भी आया था, क्या जिक्र किया उन्होंने, आइए देखते हैं। एक और स्पेशल असिस्टेंट साहब है जो कि पनामा में इन्वॉल्व है। पनामा आपको याद होगा, इमरान खान के लिए ये सबसे बड़ा इश्यू होता था एक जमाने में। पनामा तो नवाज शरीफ के साथ शुरू खत्म नहीं होता है ना, उसके साथ एक दूसरा स्पेशल असिस्टेंट है जो सबसे सुपर डुपर स्पेशल असिस्टेंट होता है, जिनका एक किस्म का जादू का तहफ़्फ़ुज़ है। कोई इसका ऊपर जो इल्ज़ाम लगता है उसका इन्वेस्टिगेशन नहीं होता। यहाँ तक कि ECL से भी अगर हटना है तो वो जादू के तरीके से जल्द हट जाता है। अगर उसके ऊपर पनामा के जैसे संगीन इल्ज़ाम है तो उस पर भी कोई JIT नहीं बनता, कोई उनसे हिसाब नहीं मांगा जाता है। जी मिनिस्टर साहब, ये क्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी होगी और पनामा में काफ़ी सारी तहकीकात शुरू हुई थी, इवेंचुअली सिर्फ एक नवाज शरीफ, बाकी लोगों का क्या हुआ? मेरा ख्याल है आज के दिन इसको रख लेते हैं चैलेंज का दिन। पनामा के केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे क्योंकि उनको इंसाफ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा था। इन्हें अगर किसी केस के अंदर कोई भी ऐसी अकाउंटेबिलिटी के अंदर लूप साइडनेस नजर आती है, अदालतों में चले जाएं, चैलेंज कर लेना। देखिए अगर एग्जेक्टिव अदालतों में चले जाएं, अदालतों का रास्ता खुला है। मिनिस्टर फॉर मुशीर दाखिला बराए एहतसाब और इंटीरियर बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत का। नाज़रीन, आज के